गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज बात करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में जिनके थ्रू इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल एनवायरनमेंट के बीच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। और इसको स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपसे बोलेंगे कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जिससे कि आपको जो है अपकमिंग वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सको। इसके अलावा आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को फॉलो कर सकते हो। आप विजिट कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv-157197 को, जो कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से ही है। और इस पे आपको डिफरेंट बायोलॉजिकल इवेंट्स से रिलेटेड, बायोलॉजिकल फिनोमिना से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, जिससे कि आपको बायोलॉजी को लेकर के आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आप इस पर अपना फोकस कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, मॉलिक्यूल मूवमेंट एंड सेल्स। यानी सेल्स के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस तरह से हो पाता है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल एंड फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनको हम एक एक करके देखेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। There is no any requirement of energy to transport the materials from outside the cell to inside the cell or from inside the cell to the outside the cell. ये मूवमेंट जो होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये ड्यू टू ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन चार्ज। जैसे हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई चार्ज टू लो चार्ज मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जब सेल के बाहर और सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूवमेंट होगा उस पर्टिकुलर पार्टिकल का। ये कब तक होता है? जब तक कि जो है ग्रेडियंट इक्वलाइज ना हो जाए। ग्रेडियंट के इक्वलाइज होने का मतलब क्या? ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है कॉन्सेंट्रेशन का या प्रेशर का या चार्ज का इक्वल ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो जब डिफरेंस जो है जीरो हो जाएगा, यानी बाहर और अंदर दोनों तरफ जो है सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम प्रेशर, सेम चार्ज हो जाएगा, तो जो है ग्रेडियंट इक्वलाइज हो जाएगा। और ग्रेडियंट इक्वलाइज हो जाने के बाद जो है क्या होगा? ग्रेडियंट इक्वलाइज हो जाने के बाद जो है ये प्रोसेस जो है रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है तीन चीजें हम पढ़ते हैं, तीन मेथड्स हम पढ़ते हैं: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हम देखते हैं कि ये तीनों हैं क्या। डिफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेशन को इक्वलाइज कर सके। यहां देखो, ये एक सिंपल सा जो है दिखाया गया है एग्जांपल, कि ये बीकर है, बीकर में जो है वाटर रखा हुआ है और इसमें हमने लंप ऑफ शुगर को जो है डाल दिया। और जब हमने लंप ऑफ शुगर को इसमें डाला
तो जहां हमने शुगर को डाला वहां से शुगर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ फैलने लगे, और ये तब तक फैलते रहेंगे जब तक कि चारों तरफ जो है शुगर का कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्वल ना हो जाए, यानी वाटर जो है वो पूरी तरह से वाटर में शुगर डिजोल्व ना हो जाए चारों तरफ। तो ये जो है डिफ्यूजन है। जैसे डिफ्यूजन में और भी हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं। जैसे हम घर में जो है इंसेंस स्टिक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती किसी एक कॉर्नर पे जलाते हैं, लेकिन पूरे कमरे में जो है उसका सुगंध जो है बढ़ता है, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो कि हम जो है सपोज दैट, जैसे मान लो कि हम जो है दो ट्यूब लेते हैं या दो टैंक लेते हैं, तो टैंक को बीच में जो है एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। एक टैंक में पानी पूरा भरा हुआ है और दूसरे टैंक में पानी जो है बहुत ही कम है या नहीं है। तो जिसमें पानी ज्यादा भरा हुआ है उस टैंक से पानी जो है उस टैंक में जाता है जिसमें पानी या तो नहीं है या कम भरा हुआ है। और कब तक जाएगा? जब तक कि जो है दोनों टैंक का वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। इसको यहाँ पे एक डायग्राम में दिखा रहा हूं, उस डायग्राम से समझो, ठीक है। ये जो है ये एक टैंक है, ये एक टैंक है, ठीक है ना। इन दोनों टैंक को हमने एक पाइप से जोड़ दिया। इसमें वाटर जो है यहां तक है और इसमें वाटर जो है मान लो यहां तक, ठीक है। अब जो है अब क्या होगा? अब वाटर लेवल इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। कब तक मूव करेगा? जब तक कि दोनों तरफ जो है वाटर लेवल इक्वल ना हो जाए। यानी ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर था, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहां चला गया, और जब दोनों टैंक का वाटर लेवल इक्वल हो जाएगा तो वाटर का मूवमेंट रुक जाएगा, ठीक है। तो ये था डिफ्यूजन। दूसरा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक स्पेशल फॉर्म है डिफ्यूजन, जिसमें फ्लूइड मूव करता है, सॉल्वेंट मूव करता है, ठीक है। क्या मूव करता है? सॉल्वेंट मूव करता है, और सॉल्वेंट के मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, और उस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन कई तरह के होते हैं। जैसे एक तो परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ऐसा मेम्ब्रेन जिसके थ्रू हो करके कोई भी पार्टिकल आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कोई एक गेट है और गेट खुला हुआ है और उस गेट से होकर के कोई भी अंदर बाहर जा सकता है, तो गेट क्या हो गया? परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा होता है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन या इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ कि उससे होकर के कोई पार्टिकल जो है क्रॉस नहीं कर सकता। यानी गेट है, गेट में ताला बंद है, अब गेट में ताला बंद है तो कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। तीसरा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल में थोड़ा सा अंतर होता है। सेमी परमिएबल भी एक तरह का सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब जैसे मान लो कि गेट पे जो है गार्ड खड़ा है, और गार्ड ने ये कहा जो है सिर्फ उनको अलाउ कर रहा है जिनके पास जो है अंदर जाने के लिए पास है, ठीक है। तो पास वालों को जो है अलाउ कर रहा है गार्ड अंदर जाने के लिए, बिना पास वालों को अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो गेट हो गया वो क्या हो गया? सेलेक्टिव परमिएबल हो गया। वो सेलेक्ट कर रहा है कि जो है किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है। अब सेमी परमिएबल क्या है? सेमी परमिएबल भी एक तरह का सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर सकते हैं। कोई सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो ऐसे जो है मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं।
ठीक है। जैसे मान लो कि जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों किसी स्कूल में पढ़ते हैं और किसी एक दिन पर्टिकुलर डे पे बोला गया कि सिर्फ गर्ल्स ही स्कूल आ सकती हैं, बॉयज नहीं आ सकते हैं, और बाहर गेट पे खड़ा है गार्ड, वो केवल गर्ल्स को अंदर जाने देगा। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन होते हैं और ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है। तो हम ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात जो है हम कर रहे हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे? ठीक है। ये जो है देखो यहां पर अगर इसको हम देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसे अगर हम देखें तो ये जो है एक मेम्ब्रेन है बीच में, और इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो है दो सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, और इन दोनों सॉल्यूशन के थ्रू जो है मूवमेंट जो है होना है दोनों सॉल्यूशन के बीच में, और मूवमेंट के लिए मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को जो है क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी किसी एक पर्टिकुलर जो है चीज को तो अंदर जाने देगा लेकिन सबको अंदर नहीं जाने देगा। सबको अंदर नहीं जाने देगा तो उस केस में क्या होगा? जैसे मान लो कि यहां पर जो है ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है हमारा, ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करने देगा लेकिन शुगर मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने देगा। देखो यहां पे, यहां देखो अब आप देखो वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर क्रॉस करने दे रहा था लेकिन ये शुगर मॉलिक्यूल्स इनको अंदर नहीं जाने दे रहा है। ये देखो वाटर है, देखो वाटर क्रॉस कर रहा है। This special case of diffusion that involves the movement of water molecules across a membrane is called osmosis. If a molecule such as urea is added to one side of a membrane, अब इसमें यूरिया इसने कर दिया, डाल दिया। अब यूरिया क्रॉस नहीं कर रहा है। Because of its polar nature, it will interact with other polar molecules such as the water. This interaction reduces the number of free water molecules on the right-hand side. With fewer free water molecules on the right-hand side, there is now a net movement of water molecules down their concentration gradient to the side with the urea molecule. अब देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन यूरिया का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो उसके कारण अब यूरिया इधर नहीं जा सकता था, तो वाटर इधर आने लगा ताकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल हो सके। अब देखो दोनों तरफ यूरिया जो है डाला गया, तो अब जो है दोनों तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा था। The solution with the higher concentration of solutes is hypertonic, and the solution with the lower concentration of solutes is hypotonic. अब देखो इसको समझो, सिंपल कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है सेल में बाहर के सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से जो है ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसे जो है हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे। फिर से ध्यान से समझो, सॉल्यूट दो सॉल्यूशन है, बाहर सेल को भूल जाओ। जैसे मान लो हमने दो ग्लास लिए, एक ग्लास में, दोनों ग्लास में हमने एक एक ग्लास वाटर लिया, एक ग्लास में हमने 4 चम्मच शुगर डाला और दूसरे ग्लास में 1 चम्मच शुगर डाला। तो 4 चम्मच शुगर सोल्यूशन वाला जो ग्लास है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा, और 1 चम्मच शुगर वाला ग्लास वाला सोल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक शुगर सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। अब इसी तरह से अगर सेल के बाहर का सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो सेल के अंदर को हाइपोटोनिक कंडीशन कहेंगे और सेल के बाहर को हाइपरटोनिक कहेंगे। ठीक है। और अगर दोनों तरफ इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर क्या हो जाएगा? वो आइसोटोनिक हो जाएगा। ठीक है। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है।
अगर कॉन्सेंट्रेशन दो सोल्यूशन के बीच में अगर हम जो है कंपेयर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, तो जिस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वो हाइपोटोनिक है, जिसका कम होता है वो हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो अगर मान लो कि जो है कोई जो है, जैसे हमने अभी दिखाया गया एनिमेशन में, एक जो है बीकर था, उसी में बीच में मेम्ब्रेन था। मेम्ब्रेन में एक तरफ अगर जो है 10 चम्मच शुगर वाला सोल्यूशन डाला और एक तरफ जो है 2 चम्मच शुगर वाला सोल्यूशन डाला, तो 2 चम्मच वाले शुगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है और 10 चम्मच वाले शुगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन जो है ज्यादा है। तो उस कंडीशन में 2 चम्मच वाले शुगर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट 10 चम्मच वाले की तरफ होगा। क्यों होगा? ताकि दोनों तरफ के जो है कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल किया जा सके। ठीक है, शुगर तो जाएगा नहीं। अब ध्यान दो, हमने पहले पढ़ा कि जो है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट किसका होना चाहिए था? शुगर का होना चाहिए था, क्योंकि शुगर ज्यादा था इधर। लेकिन मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? मेम्ब्रेन शुगर को बाहर जाने, दूसरी तरफ जाने नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में भी जो है सोल्यूशन को इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का बनाना है। तब क्या होगा? जब दूसरी तरफ से वाटर मॉलिक्यूल जो है जाएगा 10 चम्मच शुगर सोल्यूशन वाले कॉन्सेंट्रेशन में, जिससे कि उधर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो और फिर फाइनली जो है इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि 10 चम्मच शुगर सोल्यूशन वाले क्षेत्र में, एरिया में जब वाटर जाएगा तो उधर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो उधर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम hypotonic solution to hypotonic solution, from higher concentrated solution to lower concentrated solution। ठीक है, यानी ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उसके हाई प्रेशर एरिया से उसके लो प्रेशर एरिया की तरफ, या उसके लो प्रेशर एरिया से उसके हाई प्रेशर एरिया के तरफ। ठीक है, तो ये जो है मूवमेंट है, ये जो है एक स्पेशल डिफ्यूजन है जो कि होता है किसमें? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसका है? ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सॉल्यूट का तो है, लेकिन मूवमेंट किसका हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये जो है हो गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट या ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमने देख लिया, ऑस्मोसिस हमने देख लिया। ठीक है, यहां देखो, यहां इसी चीज को समझने की कोशिश करो। देखो ये जो है यहां इनसाइड द सेल, ठीक है, हाइपरटोनिक कंडीशन है। ठीक है, इनसाइड द सेल ये हाइपरटोनिक कंडीशंस दिखा रहा है। ठीक है, इनसाइड द, देखो ये आइसोटोनिक कंडीशन दिखा रहा है और ये हाइपोटोनिक कंडीशन दिखा रहा है। हो क्या रहा है? जैसे जैसे जो है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ेगा इधर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, तो यहां ये जो है जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि इसमें से जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो अगर हाइपोटोनिक है, ठीक है, तो जो है बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान देना हमने क्या बोला, बाहर का जो है कॉन्सेंट्रेशन, सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अगर हाइपरटोनिक है तो उस कंडीशन में सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन का और अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रेजिन लेते हैं, किशमिश। ठीक है, किशमिश को अगर हम पानी में रखेंगे, किशमिश को अगर हम पानी में रखेंगे तो पानी क्या है, वहां कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट बहुत ही कम है क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला हुआ है। तो और किशमिश में बहुत सारे जो है पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं। तो किशमिश हाइपोटोनिक हो गया और वाटर जो है हाइपोटोनिक हो गया और उस कंडीशन में जो है बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आएगा और स्वेल कर जाएगा। किशमिश क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। लेकिन अब जरा एक दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। एक अंगूर लो और जो है शुगर सिरप लेते हैं। शुगर सिरप जैसे जलेबी का सिरप होता है, ठीक है, जलेबी का जो सीरा होता है जिसमें जलेबी डुबाया जाता है,
तो उस जलेबी वाले सिरे में जो है अगर हम जो है एक अंगूर को डाल दें, अंगूर जो है कुछ देर बाद अंगूर से, चूंकि अब जलेबी का सिरा हाइपोटोनिक हो गया और अंगूर के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाइपोटोनिक हो गया, तो जो है वहां से जो है बाहर निकलना शुरू होगा, ठीक है, वाटर। और बाहर निकलने के बाद जो है अंगूर जो है ऑलमोस्ट किशमिश जैसा दिखाई देने लगेगा, ऐसे। तो बाहर जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा तो सेल से बाहर वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, बाहर जब हाइपोटोनिक जो है सोल्यूशन होगा तो सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा तो उस कंडीशन में वो बर्स्ट कर सकता है, जैसे ये दिखा रहा है कि यहां पे ये बर्स्ट कर गया, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक कंडीशंस हो गए। इसी में एक टर्म और यूज होता है प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, वो भी जान लो आप। ये प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन है। ये क्या है? प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन है जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सेल के बाहर तब की तरफ मूव करता है। जब सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल के बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, जैसा यहां कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। और जब जो है फिर से जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को वापस ले लेता है और अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो हम उसे बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो अगर हम इस जो है प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फिर से अगर हम जो है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आएगा और जो है वो अपने प्रीवियस कंडीशन में पहुंच जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब यहां पे ऑस्मोसिस को दो पार्ट में, ये दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है? एंडोस्मोसिस का मतलब होता है कि अगर बाहर से अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का एंट्री हो रही हो, जैसे यहां पे हो रहा है, अगर बाहर से अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा हो तो उसे हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। ध्यान दो, मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। और अगर अंदर से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा हो, जैसे यहां हो रहा है, तो दैट विल बी द एक्सोस्मोसिस। तो दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे एक चीज और भी जान लो, जो रूट्स हैं, प्लांट के रूट्स हैं, वो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स के थ्रू। वो प्रोसेस जो है एंडोस्मोसिस कहलाएगा, क्योंकि रूट हेयर्स बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोस्मोसिस, ठीक है। जैसे किशमिश को अगर हमने पानी में रखा वो स्वेल कर रहा है, दैट इज एंडोस्मोसिस। लेकिन अगर वहीं पे अंगूर को अगर हम जो है शुगर सोल्यूशन में रख रहे हैं तो दैट विल बी द एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब सेलेक्टिव परमिएबल होता है। और ये जो सेलेक्टिव परमिएबल है इसमें केवल वाटर की बात नहीं हो रही है, और भी दूसरे जो है कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के लिए वो परमिएबल होता है और कुछ के लिए वो नहीं होता है, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि जिनके लिए वो नहीं है, हो सकता है कि उनको जो है, जैसे इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझने के लिए ज्यादा अच्छा है कि हम ऐसे समझें, जैसे मान लो कि स्कूल के गेट पे कोई जो है मुझसे मिलने के लिए आया, गार्ड को बोला हुआ है कि वो किसी भी जो है अपरिचित या स्ट्रेंजर को अंदर नहीं आने दे, ठीक है। अब वो मान लो कि जो है वो बोल रहा है, गार्ड को बोला कि आपको किससे मिलना है, उसने बताया मेरा नाम है, तो गार्ड बोला कि जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे तब तक हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि मेरा परमिशन जो है जरूरी है उसको अंदर बुलाने के लिए, ठीक है। ठीक इसी तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सेल के सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन चैनल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर आने देते हैं या अंदर से बाहर जाने देते हैं, सबको नहीं जाने देते। तो ये कुछ पर्टिकुलर चैनल्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन्स, मान लो कि जो है 3 तरह के जो है मॉलिक्यूल्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड, और रिसेप्टर प्रोटीन जो है वाई को सिर्फ पहचानता है, वो वाई को तो अंदर जाने देता है या बाहर आने देता है, लेकिन एक्स और जेड को अंदर बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। तो और इसमें भी कोई एनर्जी नहीं यूटिलाइज हो रही है। तो इस तरह का जो डिफ्यूजन है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यहां देखो ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स है आउटसाइड द सेल, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, अंदर की तरफ लो है।
ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है इसके लिए परमिएबल नहीं है। लेकिन ये जो है रिसेप्टर प्रोटीन है या ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है इस मॉलिक्यूल को पहचानता है, इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, पहचानता है। ठीक है, तो ये जो है रिसेप्टर प्रोटीन इस मॉलिक्यूल को जो है पहले रिसीव करता है और रिसीव करके इसे अंदर की तरफ भेजता है। ठीक है, तो यहां पे रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू जो है इसका मूवमेंट हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। यहां पर भी देखो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। लेकिन ये किसके थ्रू हो रहा है, ये रिसेप्टर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है, ये प्रोटीन चैनल्स के थ्रू हो रहा है। इसलिए जो है हम इसे बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो है ये हो गया हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको देखो, इसको देखो, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझाएगा अच्छी तरह से। देखो जो है इधर जो है आउटसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मॉलिक्यूल का, इनसाइड द सेल जो है कम है। अब इसको अंदर आना है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, बट मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल, बट मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल। तो उस कंडीशन में जो है हम इसे देखते हैं कि ये देखो अब आप carrier molecules that form the protein channel bind only to a specific molecule, such as a particular sugar or amino acid. रिसेप्टर प्रोटीन ने उसे रिसीव किया, यहां पे उसके लिए एक बाइंडिंग साइट है जिसके थ्रू वो बाइंड हो रहा है, और उसके बाद जो है देखो ये उसे अंदर की तरफ पुश कर रहा है, जिससे कि ये अंदर की तरफ चला गया, इनसाइड द सेल चला गया। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है। Facilitated diffusion is similar to simple diffusion in that both involve movement of molecules. सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक रिसेप्टर प्रोटीन है जो उसे रिसीव करके अंदर की तरफ भेज रहा है, और बाकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन उसके लिए परमिएबल नहीं है। If it is facilitated or helped by a special protein carrier in the membrane. Facilitated diffusion can occur. अब सपोज दैट इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, यहां से बाहर की तरफ भेजना है, सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड। ठीक है, अब ये अंदर की तरफ से जो है उसे बाहर की तरफ पुश कर रहा है, तो बाहर की तरफ जा रहा है, और इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ओनली। ठीक है, तो ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने डिफ्यूजन देखा, ऑस्मोसिस देखा एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मूवमेंट होता है जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है। ध्यान दो, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसको इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे नीचे से पानी जो है छत पे चढ़ाना हो, तो उसके लिए हम टुल्लू यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं, वाटर पंप यूज करते हैं। ठीक है, या आप अपने स्कूल में देखो, आपके स्कूल में क्या होता है कि जो है जो सबमर्सिबल पंप है वहां से जो है पानी चढ़ाया जाता है छत पे, तो उसके लिए पंप को चलाया जाता है, पंप को चलाया जाता है तो बिजली खर्च होती है, यानी एनर्जी जो है कंज्यूम होता है। लेकिन उसी टैंक से फर्दर अगर घरों में पानी आता है या नीचे नलों टैप में पानी आता है, वहां पे एनर्जी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन नीचे से जब पानी ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर हम कोई जो है मूवमेंट कराते हैं मॉलिक्यूल्स का, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जांपल होता है सोडियम पोटेशियम पंप। यहां पे देखो, ये आउटसाइड द सेल जो है ये पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और इनसाइड द सेल जो है सोडियम का जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और जो है यहां पर ये जो मूवमेंट हो रहा है, और इसमें जो है यहां पे पोटेशियम को दिखाया नहीं गया है, यहां पे पोटेशियम और भी ज्यादा है। ठीक है, और बाहर सोडियम भी और ज्यादा है, वो सिर्फ मूवमेंट को दिखा रहा है। तो मूवमेंट के लिए यहां पर ये जो है पर्टिकुलर जो है एक चैनल है, जिस चैनल के थ्रू जो है एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, एटीपी अपना एनर्जी दे रहा है, और उसके थ्रू जो है सोडियम के 3 आयंस को बाहर की तरफ भेजा जा रहा है, और पोटेशियम के 2 आयंस को अंदर की तरफ लिया जा रहा है। यहां पे चैनल जो है चार्ज की बात हो रही है, ये सोडियम और पोटेशियम के जो है कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही है, चार्ज की बात हो रही है। यहां पे 3 पॉजिटिव चार्जेस को बाहर की तरफ भेजा जा रहा है, और उसके बदले में केवल 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो है ये जो मूवमेंट है, ये एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जो कि हमारे बॉडी में स्पेशली जो है हमारे नर्वस सेल्स में होता है और मसल सेल्स में जो है होता है। आगे के क्लासेस में जाकर के आप इसको पढ़ोगे। एंडोसाइटोसिस जो है ये ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी यहां पे देख लो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है। जो ये बेसिकली जो है अमीबा में या जो हमारे बॉडी के जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, आरबीसी,
सॉरी WBC है, उनमें होता है कि जब कोई फूड पार्टिकल या जो है कोई एक्सटर्नल पार्टिकल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है क्या हो रहा है, इनवेजिनेट कर जा रहा है और फाइनली जो है उसे अपने अंदर इंगल्फ कर ले रहा है। दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस और इट इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस लिक्विड मटेरियल के लिए होता है, फैगोसाइटोसिस जो होता है वो सॉलिड मटेरियल्स के लिए होता है। ये दोनों जो है एंडोसाइटोसिस के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये एंडोसाइटोसिस होगा। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो इंटरनल वेसिकल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं और फाइनली जो है सेल मेम्ब्रेन रप्चर कर जाता है और जो मटेरियल्स होते हैं वो बाहर की तरफ रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये जो था पूरा आपका था जो है मॉलिक्यूल सब पार्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल एंड फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द सेल, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आने में कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट्स होते हैं, तो आप डाउट्स जो है हमसे पूछ के क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू।